नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस टॉपिक को पहले धीरे धीरे समझते हैं, फिर हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहेगी। तो सबसे पहले चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत होती है। नियुक्ति की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति का द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री का कभी भी निर्वाचन नहीं होता है। प्रधानमंत्री की हमेशा नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है, और यदि सदस्य नहीं भी होता है और प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता लेनी होती है। लोकसभा में बहुमत का सिद्धांत। सामान्यतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति उस नेता को आमंत्रित करते हैं जो बहुमत साबित कर सके। सदस्यता की शर्तें। प्रधानमंत्री का संसद सदस्य होना आवश्यक होता है। वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये मैंने आपको बता दी। शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, जबकि राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। दोनों की शपथ में यह अंतर है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कहने को तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह तब तक होता है जब तक लोकसभा में उनका विश्वास प्राप्त है। यानी कि यह निश्चित नहीं होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब तक रहेगा। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है ये। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। ऑप्शन सी हमारा आंसर। किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा? तो गठबंधन का नेता जो बहुमत सिद्ध कर सके उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है? तो संसद सदस्य होना या 6 माह में संसद बनना, इनका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑप्शन सी हमारा। यदि प्रधानमंत्री 6 माह में संसद सदस्य न बने तो पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर सी। आंसर बी हमारा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता साथियों, यह हमको मानना पड़ेगा। होता तो 5 वर्ष ही है, लेकिन अगर विश्वास मत के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो यह बीच में भी समाप्त हो सकता है। इसलिए यहां सबसे सटीक ऑप्शन सी रहेगा। प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर यहां ऑप्शन होता संसद तो संसद के प्रति भी उत्तरदायी माना जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री भारत के किस प्रकार के प्रमुख होते हैं? तो ये वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ऑप्शन सी हमारा। प्रधानमंत्री का पद किस देश की प्रणाली पर आधारित है? तो यह ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है। तो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था भारत में भी चलती है। उसी संसदीय व्यवस्था की भारत में नकल की गई है।
मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से यहां पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ऑप्शन सी हमारा। प्रधानमंत्री को हटाने का संवैधानिक तरीका क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्री के खिलाफ भी यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सामूहिक रूप से संपूर्ण मंत्रिमंडल बर्खास्त माना जाता है। और यदि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किसी एक मंत्री को हटाया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल बना रहता है, केवल उसी मंत्री को उसके पद से हटाया जाता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ किससे संबंधित है? यह सरकारी गोपनीय जानकारी। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री की शपथ अनुच्छेद 75(1) शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति। पद की शपथ, गोपनीयता की शपथ। शपथ की मुख्य बातें, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, मतलब संविधान को आधार मानकर ही हम कार्य करेंगे। भारत की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा करेंगे, बिना भय पक्षपात के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और सरकारी गोपनीय बातों को गोपनीय रखना जरूरी है, जिनको गोपनीय हम रखेंगे। ये 4 बातें प्रधानमंत्री के शपथ में होती हैं। प्रधानमंत्री की पदावधि निश्चित नहीं होती है। प्रधानमंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पद स्वतः समाप्त माना जाता है। लोकसभा भंग होने पर मंत्री परिषद कार्यवाहक रूप से बनी रहती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मनमाने ढंग से हटा नहीं सकते हैं। देखो, लोकसभा भंग होने के 2 तरीके हैं। जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस स्थिति में लोकसभा भंग होती है, तो संपूर्ण मंत्रिमंडल बर्खास्त माना जाता है। एक चीज। दूसरा, जब प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा भंग होती है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का पद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बना रहता है और प्रधानमंत्री के द्वारा नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो दोनों चीजें हमें ध्यान से समझनी है। प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ते। प्रधानमंत्री का वेतन संसद का वेतन मिलता है और प्लस प्रधानमंत्री के भत्ते मिलते हैं। प्रधानमंत्री का निश्चित वेतन नहीं होता है। संसद वेतन और प्रधानमंत्री के भत्ते 1954 के अंतर्गत ये निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान संरचना के अनुसार लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह इनको सांसद वेतन और प्रधानमंत्री का भत्ता मिलता है। अन्य सुविधाएं, सरकारी आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली में है, निशुल्क यात्रा सुविधा, सरकारी वाहन, एसपीजी सुरक्षा, पेंशन पूर्व प्रधानमंत्री को मिलती है। यानी कि एक बार यदि आप प्रधानमंत्री बन गए और दूसरी बार भी आप प्रधानमंत्री बन गए हैं तो पहले वाले पद की पेंशन मिलेगी, दूसरे वाले पद पर वेतन प्लस भत्ते मिलेंगे। यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। पदावधि लोकसभा के विश्वास पर निर्भर है। प्रधानमंत्री का वेतन संविधान में नहीं है बल्कि कानून द्वारा यह निर्धारित किया जाता है, जैसा ऊपर आपको बताया गया है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है? तो यहाँ पद और गोपनीयता की शपथ यहाँ ऑप्शन सी दिलाया जाता है। प्रधानमंत्री की शपथ का संवैधानिक आधार क्या है? तो अनुच्छेद 75 है। प्रधानमंत्री की पदावधि कितनी होती है? तो यह अनिश्चित होती है। इनके लिए निश्चित नहीं कह सकते, 5 वर्ष निश्चित नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक ऑप्शन सी लोकसभा का विश्वास होता है। प्रधानमंत्री को पद से हटाने का संवैधानिक तरीका क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जाता है। प्रधानमंत्री का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर यह होता है। प्रधानमंत्री का वेतन संबंधित है तो यह अनुच्छेद ऑप्शन सी सांसद वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1954 के अनुसार है। ये वर्तमान में प्रधानमंत्री का मासिक वेतन कितना है? तो ऑप्शन बी 1 लाख के आसपास है। प्रधानमंत्री को सरकारी आवास कहाँ उपलब्ध कराया जाता है? तो 7 लोक कल्याण मार्ग है ये दिल्ली के अंतर्गत, यहाँ पर है ये।
प्रधानमंत्री की शपथ में क्या शामिल नहीं होता है? तो यहाँ न्यायपालिकी स्वतंत्रता इनकी शपथ में नहीं होती है। ऑप्शन सी, बाकी सभी चीजें होती हैं। लोकसभा भंग होने पर प्रधानमंत्री, देखो यहां लोकसभा भंग होना, एक तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा भंग हो रही है, तो यहां पर प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और यदि लोकसभा का भंग अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से होता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री का पद समाप्त माना जाएगा। तो यहां प्रश्न में हमें यह क्लियर करना है कि प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। तो इसके अनुसार ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री का वेतन किस कोष से दिलाया जाता है? तो ये भारत सरकार की संचित निधि से दिलाया जाता है। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की पदावधि समाप्त होती है तो ये लोकसभा में बहुमत खोने से होती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री को पेंशन किससे मिलती है? तो प्रधानमंत्री को पेंशन, ऑप्शन सी, पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिलती है। प्रधानमंत्री को पेंशन नहीं मिलती है, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उनको पेंशन मिलती है। जैसे नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो 2 बार की उनको पेंशन मिलेगी, तीसरी बार का वेतन प्लस भत्ते इनको दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियां, मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रियों के विभागों का आवंटन, मंत्रियों से त्यागपत्र की मांग, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता और मंत्रिपरिषद की नीतियों का संचालन व समन्वय प्रधानमंत्री की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री बिना मंत्रिपरिषद कुछ नहीं और मंत्रिपरिषद बिना प्रधानमंत्री कुछ नहीं होते हैं। अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद का होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति से संबंधित शक्ति, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देना, राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मामलों पर परामर्श देना, राष्ट्रपति के नाम से कार्यों का संचालन करना और मंत्रियों की नियुक्ति हटाने और नियुक्ति करने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा करना, ये राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां प्रधानमंत्री की होती हैं। संसद से संबंधित शक्तियां, लोकसभा में सरकार का नेतृत्व, संसद में सरकारी नीतियों की घोषणा, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश और अविश्वास प्रस्ताव का सामना व उत्तर देना, इनका संसद से संबंधित शक्तियां हैं। प्रशासनिक शक्तियां, प्रशासन का मुख्य समन्वयक प्रधानमंत्री होते हैं। उच्च पदों पर नियुक्तियों में भूमिका होती है इनकी, कैबिनेट सचिव, एनएसए, नीति आयोग आदि में। राष्ट्रीय संकटों में निर्णायक नेतृत्व जैसे अनुच्छेद 352, 356, 360 में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। विधायी शक्तियां, विधेयकों की प्रस्तुति व दिशा निर्धारण, अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति को सलाह देना, महत्वपूर्ण विधायी कार्यक्रम तय करना। विदेश नीति संबंधी प्रधानमंत्री की शक्तियां, विदेश नीति का निर्धारण व संचालन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व, संधियां व समझौतों पर निर्णय, विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों से वार्ता करना, ये प्रधानमंत्री का विदेश नीति संबंधी शक्ति है। आपातकालीन भूमिका, युद्ध, विद्रोह, महामारी, प्रकृति आपदा से संबंधित। आगे राष्ट्रपति, राजनीतिक दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री, बहुमत दल गठबंधन का नेतृत्व, पार्टी की नीतियों को सरकार की नीतियों से जोड़ना, चुनावों में प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख, ये सारी इनकी शक्तियां हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। और अगर यह होता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर क्वेश्चन आता है दोनों सदनों को कौन बुलाता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को बुलाया जाता है और समापन भी इन्हीं के द्वारा कराया जाता है। सिफारिश प्रधानमंत्री की ही होती है, इसको भी हमें समझना है। अगर लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता की बात आती है तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी हमें देखना है। और राज्यसभा की बैठक का अध्यक्ष राज्यसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति
करता है। तो सारे प्रश्नों को अलग अलग तरीके से हमें समझना है और नोट करना है। आगे चलते हैं। विभागों में मंत्रियों के विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों के विभागों का आवंटन किया जाता है। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद की नीतियों का समन्वय कौन करता है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की नीतियों का समन्वय करते हैं। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना देना किसका कर्तव्य है? तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देते हैं। देखिए, यहाँ दो तरह की चीजें हैं। अगर कार्यपालिका संबंधी आपको जानकारी राष्ट्रपति को लेनी है, कार्यपालिका संबंधी, तो कार्यपालिका संबंधी जानकारी सारी प्रधानमंत्री से लेंगे, है ना, प्रधानमंत्री, ठीक। और यदि देखो ये है कार्यपालिका, अगर कानूनी संबंधी यदि जानकारी लेनी है तो कानूनी संबंधी जानकारी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेते हैं। ये तो है राष्ट्रपति के लिए। अगर प्रधानमंत्री कानूनी संबंधी जानकारी लेते हैं तो प्रधानमंत्री कानूनी संबंधी जानकारी आपकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से लेते हैं, भारत के महाधिवक्ता से। अगर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को कानूनी जानकारी लेनी है तो भारत सरकार के मुख्यमंत्री एडवोकेट जनरल से कानूनी जानकारी लेते हैं, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता से। तीनों प्रश्न अलग अलग हैं, सारी चीजों को आप नोट करते चलें। पॉलिटिकल साइंस का कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। लोकसभा भंग करने की सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं। प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो प्रधानमंत्री, देखो अगर यहां संसद आता ऑप्शन सी में तो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा दिया है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी माना जाएगा। अध्यादेश जारी करने में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं प्रधानमंत्री जब अध्यादेश जारी होता है। कोई भी अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावी होता है और 6 महीने के बाद यदि नई सरकार का गठन होता है या वही सरकार दोबारा आती है, सत्र की बैठक होती है, तो 42 दिन के अंदर अंदर अध्यादेश पर चर्चा होनी जरूरी होती है। यानी कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर इस पर चर्चा होनी जरूरी होती है। और अध्यादेश यदि पास नहीं होता है तो अध्यादेश को समाप्त कर दिया जाता है, वह स्वतः समाप्त हो जाता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विदेश नीति का संचालन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। आपातकालीन सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। आगे, उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की ही होती है। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रीय नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां मुख्यतः किस पर आधारित होती हैं? तो लोकसभा के विश्वास मत पर प्रधानमंत्री की शक्तियां आधारित होती हैं। लोकसभा में विश्वास खत्म तो प्रधानमंत्री जी का पद खत्म माना जाता है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किस राजनीतिक इकाई के नेता होते हैं? तो बहुमत दल या गठबंधन दल के नेता होते हैं। आगे, निम्न में कौन सा प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन सी, न्यायाधीशों की प्रत्यक्ष नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होती है। बाकी ए, बी और डी तीनों प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही होते हैं। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध संवैधानिक आधार 74 एक राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और मंत्री परिषद का नेतृत्व करना, ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध हैं। वीडियो रोक के आप बाकी चीजों को पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से, राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है कि किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए? तो जो हमारी मंत्री परिषद है यह सलाह देगी। यहाँ पर देखो, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं देंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं देंगे, निर्वाचन आयोग भी नहीं देंगे। जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुमत दल के सदस्य,
उनको मंत्री परिषद कहा गया है, वो यहाँ पर नियुक्ति की सिफारिश करेंगे और लिखित में देंगे कि हम इनको अपना नेता मानते हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को कौन सी सलाह माननी होती है? तो ये ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह यहाँ पर माननी होती है। प्रधानमंत्री किसके नाम पर कार्य करते हैं? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य जारी होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या देते हैं? तो यहां पर मंत्रियों के निर्णय की सूचना। देखिए ये जो है ऑप्शन बी। देखो, अध्यादेश लगाने के लिए सिफारिश करना एक अलग चीज है। लोकसभा भंग करने का आदेश ये नहीं देते हैं, ये सिफारिश करते हैं। और न्यायिक आदेश भी ये नहीं दे सकते क्योंकि ये न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो बी वाला हमारा सबसे सटीक है। मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देते हैं ये। अगला प्रश्न, लोकसभा भंग करने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए प्रधानमंत्री की सलाह आवश्यक है। यदि सत्र की बैठक होना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए सलाह देते हैं। अध्यादेश में क्या होता है, यह प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल निश्चित करते हैं। अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावी होता है और यदि 6 महीने के अंदर अंदर इस पर चर्चा नहीं होती है तो अध्यादेश निरस्त माना जाता है, यह निलंबित माना जाता है, प्रभावी नहीं रहता है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध का मुख्य आधार क्या है? तो अनुच्छेद 74 और 75 इनके संबंध का मुख्य आधार है। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की सलाह के बिना कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? देखो, ऑप्शन ए, मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की सलाह के बिना कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता, ये प्रधानमंत्री की सलाह से ही होता है। संसद के सत्र को बुलाना प्रधानमंत्री की सिफारिश, राज्यपालों की नियुक्ति ये भी सिफारिश, और सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति ये हमारा गलत, ये कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार होता है। तो ऑप्शन ए नहीं किया जा सकता ये यहाँ पर, ये भी वैसे ऑप्शन ठीक है और ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं। आगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए क्या होते हैं? तो सलाहकार और मार्गदर्शक दोनों होते। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार होते हैं। इसी के साथ आज का यह टॉपिक हमारा पूरा हुआ। इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इस टॉपिक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारी जानकारियों को जाकर पढ़ सकते हैं, वहां आपको सारी जानकारी पढ़ने में आ जाएंगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, हम आपके पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी के सभी टॉपिक इसी तरह से सोल्व कराते हैं। हमारा पढ़ाने का यही तरीका है। पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।